हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। मित्रों की जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस समय आर ओ की तैयारी कर रहे हैं। आर ओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, पुराने वर्षों के जो आर ओ के प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं। ठीक, तो आर ओ के पुराने प्रश्नों को देखने के क्रम में हम हिंदी के प्रश्नों को भी देख रहे हैं और सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को भी देख रहे हैं। सामान्य अध्ययन, ठीक। तो हिंदी के प्रश्नों का डिस्कशन हम अलग वीडियो में कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का डिस्कशन हम अलग वीडियो में कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन का हमारा ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। पहले वीडियो में हमने जो है भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, संविधान निर्माण का ऐतिहासिक विकास कह लीजिए या घटनाक्रम, एक ही बात हुई, ऐतिहासिक विकास है, इसका अध्ययन कर चुके हैं। संविधान सभा का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है। नंबर 3 किसका अध्ययन कर चुके हैं? भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत रहे हैं, संविधान के विदेशी स्रोत जो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा संविधान के जो प्रमुख भाग रहे हैं, प्रमुख भाग, इतनी चीज़ों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? आज स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हम उद्देशिका का अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं? उद्देशिका का। तो देखिए उद्देशिका में जो पहला क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से है, उससे देखिए उद्देशिका का भी अध्ययन करेंगे। इसके आगे भी कुछ पॉइंट है, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, या राष्ट्रीय प्रतीक के अलावा जो है राज्यों का पुनर्गठन हो गया। इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जितने क्वेश्चन हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं उतनों का ही। ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था, ये पूछ रहा है। तो देखिए अभी तक उद्देशिका में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, केवल और केवल एक बार हुआ है प्रस्तावना में या उद्देशिका में। अब वो कब हुआ है? 1976 में हुआ है। 1976 में क्या हुआ था? संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां। ठीक, तो स्पष्ट है कि 42वें संशोधन के द्वारा ही उद्देशिका में जो है संशोधन किया गया था। तो ये देखिए 42वां संशोधन हमारा उत्तर सही होगा। 17वां संशोधन की चर्चा हम आगे करेंगे जब इससे रिलेटेड टॉपिक आएगा। 24वां संशोधन जो है, ये संशोधन किससे संबंधित है? ये संभवतः 1971 में हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये संशोधन जो है राष्ट्रपति की किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को जो वीटो पावर दी गई थी, जो है निरस्त करने की राष्ट्रपति को, उसको संशोधित करता है। कौन? 24वां संशोधन। 42वां हमने बताया ही। ठीक, 42वें संशोधन के द्वारा ही, मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द तो जोड़े ही गए थे, साथ ही साथ 42वें संशोधन के द्वारा ही हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया था? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है। 44वां संवैधानिक संशोधन जो है, 44वें संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ था? 44वें संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार है, इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कानूनी अधिकार, ठीक, संपत्ति के अधिकार को। तो समझ में आ गया चारों ऑप्शन। व्याख्या देखिए क्या दिए हैं, व्याख्या भी वही दी गई है। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी। यहाँ इन्होंने ये बताया उद्देशिका का विकास कैसे हुआ, कुल मिला के ये बताया है। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है,
यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। यानी ऐसे क्षेत्र या ऐसे मुद्दे जिनकी जो संविधान में पढ़ने से या ऐसे अनुच्छेद भाग पढ़ने से जो अस्पष्ट नहीं हो रहे हैं, अस्पष्टता का जहाँ अभाव है, वहाँ उद्देशिका के साथ मिलाकर पढ़ने से चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि संविधान निर्माताओं की मूल सोच क्या थी, मूल भावना क्या थी। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, अभी हमने बताया ही, पंथ निरपेक्ष, ये भी बताया, एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है ये माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया था 1973 के अपने ऐतिहासिक निर्णय में। ठीक है, 1973 का जो ऐतिहासिक निर्णय था वो क्या था? वो था केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद, भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद में ही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था, और जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करते समय संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब जो मूल भावना है, ठीक है, जो मूल भावना है हमारे संविधान की, उससे छेड़छाड़ हमारी संसद नहीं कर सकती। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। अभी इसकी व्याख्या ऊपर की ही गई पहले प्रश्न में। समाजवादी शब्द जो है उद्देशिका में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार देने से संबंधित है। ठीक। 52वां संशोधन जो है ये दल बदल कानून से संबंधित है। किससे? दल बदल कानून। दल बदल कानून बना करके 52वें संशोधन के द्वारा इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी 10वीं अनुसूची, एक नई अनुसूची संविधान में स्थापित की गई 1986 में। 52वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986। तो 92वें संशोधन 1986 के द्वारा दल बदल कानून लाया गया और एक नई अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। ठीक। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता? देखिए इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। संविधान की आत्मा, देखिए संविधान के जो उद्देशिका है, संविधान की जो उद्देशिका है, सॉरी एक मिनट, संविधान की जो उद्देशिका है इसको अधिकांश लोगों ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, जिसमें एक प्रमुख नाम आता है डी भार्गव का। ठीक है, इन्होंने सीधे तौर पर कहा है। कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की आत्मा कहा है, जैसे के.एम. मुंशी ने भी कहा है, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने भी कहा है। ठीक है, लेकिन संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किसने? बी.आर. अम्बेडकर ने। इन्होंने कहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये संविधान की आत्मा है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है मूल अधिकारों के तहत। किसके तहत? मूल अधिकारों के तहत। ठीक है, और मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 32 में इसको दिया गया है। किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। तो उद्देशिका को
संविधान की आत्मा, मतलब लगभग सभी ने कहा सामान्य तौर पर उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याख्या में भी वही दिया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, तो कहा है के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी। ठीक, आया समझ में। सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। पहली चीज़ तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए आदर्शों और उद्देश्यों की बात उद्देशिका में की गई है, जैसे हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी सबकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भी बात की गई है। जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। ठीक है, उसमें स्वतंत्रता की भी बात है, समानता की भी बात है और बंधुत्व की भी बात है। तो देखिए समानता की बात जो है मूल अधिकारों में भी है, एफआर में भी है, यानी मूल अधिकारों में भी है, डीपीएसपी में भी है। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। ठीक है, एफडीज में भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है उसका वर्णन या उसकी रूपरेखा मूल अधिकारों में भी दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी दी गई है, मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में भी दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यही उत्तर सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है शासन प्रणाली से। अब उद्देशिका से संबंधित क्वेश्चन हो गए, अब हमारे देश की शासन प्रणाली से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, शासन प्रणाली से, इसको समझिए अच्छे से। कह रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है भारत में? ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है जनता है, दूसरा संविधान, तीसरा संसद, चौथा राष्ट्रपति। एक बात विचार करिए, संविधान को किसने बनाया है? जनता ने बनाया है, अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि ही उसमें शामिल थे। राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जनता चुनती है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, संसद का निर्माण कैसे हुआ है? जनप्रतिनिधियों से हुआ है, जनप्रतिनिधियों से ही। और जनप्रतिनिधियों को कौन चुनता है? जनता चुनती है। ठीक, तो देश की राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत किसके पास है? जनता के पास है ना, क्योंकि ये सब जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं इन सब का निर्माण भी जनता ने ही किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, वही व्याख्या में भी दिया गया है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग से। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, अर्थात भारत में राज सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, जो जनता के स्वामी ना होकर के सेवक हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है?
गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक सही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। देखिए दिया गया है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, एक ऑप्शन कोई सही नहीं है, ये ध्यान देना है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। देखिए गणतंत्रीय अवधारणा या गणतंत्र किसे कहते हैं? गणतंत्र उसे कहते हैं जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना होकर के जनता द्वारा निर्वाचित होता है, जनता द्वारा निर्वाचित होता है यानी चुना जाता है। ठीक, जनता द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में, क्योंकि जब व्यक्ति निर्वाचित होगा तो कभी कोई निर्वाचित होगा, कभी कोई सर्वोच्च शक्ति एक ही व्यक्ति में नहीं रहेगी। तो यही ऑप्शन गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सही बात है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित होती, सही बात है। सर्वोच्च शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वो देश का निर्वाचित प्रधान होता है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ये भी सही बात है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। ये देखिए जो हमने बताया वही दिया गया है, तो ये आप समझ गए होंगे। राष्ट्रीय प्रतीक है अगला। अगला क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अब शायद ही पूछे जाते हैं, लेकिन परीक्षा में आया है, पढ़ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, कभी भी आ सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रस लिन्यास है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेसस है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? फिर से वही पूछा गया है, मोर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। देखिए एक तरीके से तो ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ प्रोविंस अगर पूछा होता, प्रोविंस या प्रांत पूछा होता, तब हिमाचल प्रदेश सही होता। ठीक है, तो सैद्धांतिक रूप से तो ये प्रश्न गलत है, लेकिन पेपर में आया है तो इसको समझ लेना जरूरी है। देखिए क्या इसकी व्याख्या दी गई है। इस प्रश्न में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। किस प्रकार है भाई, समझो इसको। पश्चिम बंगाल एक प्रोविंस था 15 अगस्त 1947 तक। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 से एक प्रोविंस बना था। 26 जनवरी 1950 को ये एक स्टेट बन गया, राज्य बन गया। असम 15 अगस्त 1947 से था, 15 अगस्त 1947 तक था। 26 जनवरी 1950 को ये भी एक राज्य बना गया। पंजाब भी 26 जनवरी 1950 को एक राज्य बना। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को एक प्रोविंस के रूप में गठित हुआ था, एक प्रांत के रूप में गठित हुआ था, और 25 जनवरी 1971 को ये भी राज्य बन गया। तो राज्यों के जो पुनर्गठन का क्रम है, और पुनर्गठन का क्रम ही नहीं, पुनर्गठन का जो कालानुक्रम है, ठीक है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो आपको याद करना जरूरी है, जानना जरूरी है। एक वीडियो में हम राज्यों के पुनर्गठन का क्रम आपको समझा देंगे। ठीक है, जल्दी ही अगला देखते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है? ठीक है, सही आरोही क्रम क्या है?
ये हमको जानना है। ठीक है, तो देखिए एक साधारण सी ट्रिक है, इसको आप चाहें तो याद कर लें। गुनाह किया हिमाचल में मत में सियागो। इससे आपको राज्यों के क्रम याद हो जाएंगे। गुनाह, गु से हो गया गुजरात, गु से क्या हो गया, गुजरात हो गया। ना से हो गया नागालैंड, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, हा से हरियाणा, ठीक। तो गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, इनके गठन का क्रम ये है। तो यहाँ देखिए नागालैंड और उसके बाद फिर मेघालय दिया हुआ है, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये दिया गया। तो इसका मतलब नागालैंड का गठन सबसे पहले हुआ है, तो यही सही होगा। यहीं से हमारा उत्तर हमको मिल गया। नागालैंड का गठन दिए गए राज्यों में सबसे पहले हुआ है, तो यहीं से इस ट्रिक से हमें हमारा उत्तर मिल गया। देखिए नागालैंड है, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। मेघालय का गठन पहले हुआ ही नहीं है, अरुणाचल का गठन बहुत बाद में हुआ है, सिक्किम का गठन बहुत बाद में हुआ है, तो यहीं से हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, हिमाचल यही क्रम है। ठीक है, मेमत, इसका मतलब मेघालय, थोड़ा सा हमको ये मिस हो रहा है, इसको रिवाइज करके हम आपको ट्रिक समझा देंगे। मेमत मेघालय हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद सी सिक्किम हो गया, फिर आ से अरुणाचल हो गया, गो से गोवा हो गया। तो ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा, गुनाह किया हिमाचल में, मेमत में सियागो। ठीक, चलिए क्रम इन्होंने दे रखा है। नागालैंड का गठन हुआ है 1 दिसंबर 1963 को, मेघालय का गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को, सिक्किम का गठन हुआ है 16 मई 1975 को, अरुणाचल का गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को। ठीक है, नागालैंड 1963, मेघालय 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। इसके गठन के पीछे की हिस्ट्री क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं आपको समझा दूंगा। तो जब आप इसको समझ जाएंगे तो ये याद नहीं करना पड़ेगा। कह रहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1947 दिया गया है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, जेबीपी समिति जो बनी थी उसने सबसे पहले राज्यों का गठन तो भाषा के आधार पर ठुकरा दिया था। ठीक, 1951 में ये भी नहीं सही है, 1966 में ये भी नहीं सही है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर पहली बार 1956 में किया गया था। ठीक है, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश। ठीक, कौन था वो, आंध्र प्रदेश। लेकिन इसका गठन भाषाई आधार पर 1953 में ही हो चुका था। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको बता दिया जाएगा जल्दी ही। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। ध्यातव्य है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में हुआ था। ठीक, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, अभी आपने ऊपर पढ़ा 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, ये भी आपने पढ़ा, आंध्र प्रदेश है ये। ठीक है, लोकसभा में शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, देखिए लोकसभा में पहले होती थी कुल 552 सीटें। कितनी होती थी, 552, जिसमें 530 जो है राज्यों से होते थे, राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होते थे। ठीक है, और 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मतलब नामित किया जाता था, आंग्ल भारतीय। तो ये जो 2 आंग्ल भारतीय समुदायों को नामित किया जाता था, इन्हें 104वें संवैधानिक संशोधन 2000
2019 द्वारा और आगे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया, यानी इसे निरस्त किया गया। ठीक है, तो अब लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित सीटें अभी भी कितनी हैं? 20 ही हैं, लेकिन जो आंग्ल भारतीय समुदाय से लोग लिए जाते थे इनको अब जो है नहीं लिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 81, 31वें संवैधानिक संशोधन 1973 तथा गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा के अनुसार लोकसभा के लिए 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 के अधीन राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय का लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व न होने पर 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता था। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 अनुच्छेद 334 क्या किया गया में संशोधन हुआ है। अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए लोकसभा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। इस प्रकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 550 यानी 530 + 20 हो सकती है। वर्तमान में संघ एवं राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19, दिल्ली के लिए 7 है, अंडमान निकोबार में 1 सीट है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, दादर और नगर हवेली दमन और दीव में 2 सीट है लोकसभा की, लक्षद्वीप में 1 है, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, लद्दाख में 1 सीट है, पुद्दुचेरी में 1 सीट है। तो कहाँ पे लोकसभा की कितनी सीट है ये आपको याद होना चाहिए। इसको एक लिस्ट बना करके याद रख लीजिए। देखिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे, जहाँ क्वेश्चन आए वहाँ आप एक पेन पेपर लेकर के बैठें जब आप भी पूर्वावलोकन सॉल्व करें तो, और एक लिस्ट बना के वहीं नोट कर लें तुरंत ही कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। सोचिए कि बाद में नोट कर लेंगे, बाद में याद कर लेंगे तो कभी आता नहीं है। तो नोट्स बनाने का तरीका यही है कि जब पढ़ाई करें तो आप पेन पेपर लेके बैठें और फिर जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसके आसपास की चीज़ें हम वहीं पे नोट कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कितने राज्य हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब हुआ तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, तो एक राज्य कम हो गया। पहले 29 राज्य हुआ करते थे वो तेलंगाना के पुनर्गठन के बाद। ठीक, लेकिन अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28 हो गई। केंद्र शासित प्रदेश पहले कितने हुआ करते थे? पहले 7 थे। जम्मू कश्मीर जब बन गया तो 8 हो गए। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब बना तो 9 हो गए। लेकिन फिर क्या किया गया? दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मिलाकर के 1 कर दिया गया, तो फिर से 8 हो गए। पहले 7 थे, फिर 9 हुए, फिर घटकर 8 हो गए। ठीक है, तो इस समय हमारे देश में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम सूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तेलंगाना के नए राज्य के रूप में अधिसूचित होने के साथ भारत के कुल राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में किया गया है। इस प्रकार फिर से राज्यों की संख्या 28 हो गई है। इसके अतिरिक्त दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली का विलय होने से संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। कितने राज्य जो हैं कावेरी जल विवाद के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कावेरी जल विवाद। देखिए, कावेरी नदी बहती किन किन राज्यों में है? कावेरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? कावेरी नदी बहती है केरल में,
कावेरी नदी बहती है कर्नाटक में, कावेरी नदी बहती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। और कहाँ बहती है? पुद्दुचेरी में, पुद्दुचेरी में। ठीक है, तो जिन जिन राज्यों में कावेरी नदी बहेगी उन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र का कावेरी से कोई संबंध नहीं, गोवा का कावेरी से कोई संबंध नहीं। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र का कावेरी से कोई संबंध नहीं। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश का कावेरी से कोई संबंध नहीं। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, इतने राज्यों में बहती है और इतने राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और वो टॉपिक हमारा होगा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे, मूल अधिकारों का। ठीक, जल्दी ही अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे मूल अधिकारों का। तब तक आप लोग खूब शानदार तरीके से पढ़िए, ये क्लास देखिए। अगर क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जब आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट करके हमको सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी क्लास लेकर के आ पाएंगे। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।